Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 12 नवंबर 2024 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर मॉर्निंग में 5:30 बजे डेली बेसिस पे आपको मिल जाता है। आज कौन कौन समय पर उठ चुका है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना। दोस्तों इस वीडियो में आपके सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज को बिल्कुल सटीक तरीके से कवर किया जाता है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, लाइव मिनट, पीआईबी, सभी को बिल्कुल एक्यूरेटली हम कवर करेंगे। हर एक आर्टिकल में इतना इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बच जाएगा। कोई फालतू को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो काम की बात है वही कवर की जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट होगा, तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना। लास्ट में जो टेस्ट मिलेगा, जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। वही चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी और बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपको आगे लेकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाओगे, आपका एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये सब चीज़ें तो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। समझ गए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में बड़ी सक्सेस दिलवाएंगी। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की इंपॉर्टेंट डिस्कशन की। आज हमारे पास में सबसे पहला आर्टिकल है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 के बारे में। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों, ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर रिसेंटली काफ़ी सारी खबरें पब्लिश हुई हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, सभी जगह पे। अब जैसा कि आपको पता है, जब भी हम अभ्यास के बारे में डिस्कस करते हैं तो ज़्यादातर अभ्यास के जो नाम होते हैं वो कंट्रीज़ के बेसिस पर ही रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रा हिंद के बारे में, तो ऑस्ट्रा हिंद से हम पता लगा पा रहे हैं कि हाँ ये जो अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर ये जो अभ्यास है इसकी शुरुआत हो चुकी है और 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक यह अभ्यास चलने वाला है, जिस वजह से ये जो आर्टिकल्स हैं वो कवर किए जा रहे हैं। तो हमारे न्यूज़ के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई है कि ये जो जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद, इसका तीसरा एडिशन जो है ये हो चुका है शुरू, और जैसे मैंने बोला 8 से 21 नवंबर तक चलेगा। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट खबर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें इस ऑस्ट्रा हिंद के डिटेल्स को पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में इस न्यूज़ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में सवाल अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये अभ्यास कहाँ पे चल रहा है, तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रा हिंद की, तो ये एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री आपस में मिलकर इस एक्सरसाइज यानी इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। और ये एक प्रकार का एनुअल इवेंट है। अब एनुअल इवेंट से हमको पता चलता है हर साल होने वाला ये अभ्यास है। एक साल भारत में होगा, एक साल ऑस्ट्रेलिया में। जैसे इस बार इंडिया में हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, यानी ऑल्टरनेटिवली इसको कंडक्ट किया जाता है। जो पिछला 2023 वाला एडिशन था वो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में ही कंडक्ट किया गया था, इस वजह से 2024 वाला एडिशन इस बार भारत में हो रहा है। सिंपल हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे इस अभ्यास को जब ये शुरू हो चुका है तो इंडिया से किस किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, तो भारत का जो कॉन्टिजेंट है इसमें 140 पर्सनल दोस्तों प्रेजेंट है, जिसमें से हमारा दोगरा रेजिमेंट का बैटेलियन है, यानी दोगरा रेजिमेंट से लोग प्रेजेंट हैं। उसके अलावा 14 पर्सनल इंडियन एयरफोर्स से भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की भी यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंट है, जिनके बीच में ये अभ्यास हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इस अभ्यास का सबसे मेन फ़ायदा है दोनों देशों के मिलिट्री कोऑपरेशन मजबूत होंगे, डिफेंस रिलेशंस मजबूत होते हुए नजर आएंगे। समझ गए, ये ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे हैं, तो इसमें मिलिट्री रिलेशंस और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। और इस अभ्यास को 2 फेसेस में कंडक्ट करने वाले हैं, इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर ध्यान रख सकते हैं कि इस अभ्यास में हम लोग जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स को एस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा टेररिज्म से यानी आतंकवाद से कैसे लड़ा जा सकता है उसको लेकर जॉइंट काउंटर ऑपरेशंस को लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा, है ना। उसके अलावा ड्रोन से कैसे काउंटर किया जा सकता है, इस सब चीज़ों को लेकर ये अभ्यास करने वाले हैं दोनों देशों की मिलिट्री साथ में मिलकर। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से बन गया तो क्या बन सकता है कि इस बार भारत में अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया।
दूसरा क्वेश्चन बना तो कि भाई ये औस्त्रा हिंद अभ्यास कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन खबरों में है तो पढ़ के चलना है, कुछ भी बन जाए समझ लेंगे। चलिए अगली खबर पर आते हैं। ये टॉपिक भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। बात हो रही है आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो एक बड़ा साइज का ये जो आपको जहाज दिख रहा है, विशाल सा जहाज जो दिख रहा है, यही है आईएनएस विक्रांत। विक्रांत क्या है दोस्तों? हमारा है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबरों में कवर किया गया है और हमने इसके बारे में थंबनेल भी लगाया हुआ है। एक्चुअली में हुआ ये, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी यहाँ पे इस आईएनएस विक्रांत को विजिट किया है ना, और इस पे घूमा, जिस वजह से बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं आईएनएस विक्रांत के डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर। खैर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ काम की नहीं है, काम की इन्फॉर्मेशन पर फटाफट आइए और अपना टाइम बचाइए। सबसे पहली चीज़, एग्जाम में सवाल बनेगा दोस्तों आईएनएस विक्रांत के बारे में। क्या है आईएनएस विक्रांत? एक एयरक्राफ्ट कैरियर। सर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एक बड़े साइज का जहाज जिसके ऊपर पे आप एयरक्राफ्ट रख के उसको कैरी कर सकते हैं, इस वजह से ये नाम रख दिया गया एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इस पे बड़े सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं, और इस पे से ही उड़ान भर सकते हैं। तो कहने का मतलब है समुद्र के बीचों बीच में एयरक्राफ्ट्स को पहुंचाना हो तो इस जहाज पे ले जाकर हम तैनात कर सकते हैं। बीच में जहाज खड़ा हो जाएगा, वहां से इसको ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो आज हमारे पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक तो है आईएनएस विक्रांत, दूसरा दोस्तों कौन सा है जरा नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत ही सिंपल सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। ये भारत का पहला खुद का बनाया हुआ, ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना इंडिजीनियसली, ये बहुत मैटर करता है। मतलब इंडिजीनियसली मतलब है हमने खुद से इसको डिज़ाइन किया है, इंडिया ने ही डिज़ाइन किया है, इंडिया ने ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। किसकी? आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की। ये जो शिप है इसको इंडिया में तैयार किया गया है हमारी इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के माध्यम से। अब डिज़ाइनिंग किसने कर दी ये पता चल गया, ये डिज़ाइनिंग की है। कंस्ट्रक्शन किसने किया है, यानी उस डिज़ाइन को एक प्रोजेक्ट में किसने बदला है? तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन किया है एमएस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, अब ये शिपयार्ड लिमिटेड क्या करता है? इस प्रकार के जहाज़ वगैरह बनाता है। ठीक है, इससे क्या है हमारी नेवी को और ज़्यादा मजबूती मिली है, नेवी और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आई है, क्योंकि उनके पास में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया। अब जैसे ही भारत के पास में ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर आया, इंडिया ने कुछ बड़े कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कहने का मतलब है आज हमारे पास में दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी इतने ज़्यादा एलाइट लेवल के। तो इसी के साथ में दोस्तों अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ के लिस्ट को हम ज्वाइन कर लेते हैं कि आज हमारे पास में वो ताकत है कि हम अपने यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं एंड कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स की बात करेंगे तो इसका जो टोटल लोड डिस्प्लेसमेंट है वो है 43,000 टन्स के आसपास का, जो इसका टोटल वेट है। और ये अगर हम देखेंगे इसका एंड्योरेंस क्या है, 8600 माइल्स का इसका एंड्योरेंस वगैरह देखने को मिल जाता है। खैर ये इतनी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टन ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे आईएनएस विक्रांत को लेकर इस तरीके के जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हुए थे कि 20,000 करोड़ रुपीज़ हम लोगों ने इसमें खर्चे हैं। इस पे आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को रख सकते हैं, है ना, और इस पे से जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ान भर सकते हैं। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे एक फ़ोटो है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में बहुत सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। ये लड़ाकू विमान यहाँ पे इस पे लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं, और यहीं से ये उड़ान भर सकते हैं। तो हमारा जो आईएनएस विक्रांत है इस पे आप 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट लेकर चल सकते हैं, जिसमें फाइटर जेट हो सकते हैं, रोटरी विंग एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं। इन सब को लेकर चला जा सकता है समुद्र में, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आईएनएस विक्रांत के अंदर में हमने एक चीज़ इस्तेमाल की है जिसको बोलते हैं स्टोबार। स्टोबार का मतलब क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। अब होता क्या है, एयरक्राफ्ट पे हमने क्या करना है, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना है। सॉरी, मतलब आप देखोगे जैसे ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे से हमें क्या करना है, अपने विमान को उड़ाना है, समुद्र के बीच में मान लो उड़ाना है। तो उड़ान भरने के लिए एक प्रॉपर स्पेस तो होना चाहिए ना उस जहाज़ के ऊपर में, तभी तो वो थोड़ा सा चल के आएगा और उड़ान भरेगा। लेकिन इस पर इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो एकदम से उड़ान भर सके। तो इसलिए कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा पुश किया जाता है उन एयरक्राफ्ट्स को, ताकि वो इस पे से थोड़ा सा ही चल के उड़ान भर पाएँ। तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें कई बार एक टेक्नोलॉजी चर्चाओं में रहती है जिसका नाम है कैटोबार। क्या है? यह है कैटोबार। और दूसरा होता है स्टोबार। इसमें एक तीसरी टेक्नोलॉजी भी होती है जिसको हम बोलते हैं STOVL, यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग।
ध्यान में रखिए, इस प्रकार की 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज़ की जाती हैं ताकि उन एयरक्राफ्ट्स को इसके ऊपर से बिना कोई ज़्यादा लंबी मतलब रनिंग के भी इसको उड़ाया जा सके, क्योंकि उतना स्पेस होता नहीं है ना एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। समझ रहे हैं इस बात को आप? अब जब बात होती है कैटोबार की, तो ये क्या है? कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी। ये थोड़ा महंगा पड़ता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक पूरा मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला प्रोसेस दोस्तों यूएस, फ्रांस और चाइना का भी जो रिसेंटली फुजान नाम का जो इन्होंने लॉन्च किया है जहाज, है ना, उसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है क्योंकि कैटोबार में एक मशीन लगा दी जाती है जिससे एकदम से पुश किया जाता है एयरक्राफ्ट को, तो वो तेजी से आगे आने के बाद में तेजी से आगे आएगा, पुश कर देंगे तो सीधा यहाँ पे उड़ान भर पाएगा, है ना। तो कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्योंकि बीच में ही एक मशीन लगा रखी है। और ये क्या कर सकता है, ये भारी से भारी एयरक्राफ्ट को आराम से लॉन्च कर सकता है, ये इसकी ताकत है। लेकिन इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे कैटोबार की कहानी। लेकिन जिस आईएनएस विक्रांत की डिस्कशन हम कर रहे हैं इसमें कोई कैटोबार इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें एस्टोबार इस्तेमाल किया है। एस्टोबार क्या होता है? ये भी एक ऐसा मेथड है जहां पे हम अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं, तो उसमें रिकवरी का प्रोसेस भी है, वापस से उतारा भी जा सकता है। लेकिन जब बात आती है लॉन्च करने की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एस्टोबार वाले जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनका जो आगे का मुंह होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, ये आप देख पाओगे कर्व सा बना हुआ है ना, ताकि यहाँ पे ज़्यादा हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट ना हो, बस खाली हम थोड़ा सा पुश कर सकें और वो एयरक्राफ्ट इस तरीके से आए और ये जो उसको ऐसी चाल मिलेगी ऊपर उड़ने की, इसके मदद से वो सीधा ऊपर उड़ जाए। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे, एक फोटो भी आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आया है पीछे से चल के, इसको ये थोड़ा सा ऐसा ढाल सा मिल गया है और इसी की मदद लेके वो सीधा यहाँ पर ऊपर उड़ान भर गया है। अगर ये सीधा सीधा होता तो पीछे इतनी पावर इसको मिली नहीं, अगर ये सीधा होता तो पीछे पावर नहीं मिलती, तो सीधा नीचे की साइड में गिर जाता। तो अभी क्या होगा, इसको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, ऊपर उठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस मशीन्स का हम यूज़ करते हैं, कैटापुल्ट का जो हम यूज़ करते हैं, वो पूरे ताकत से धक्का मारता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट आराम से इस पर से उड़ान भर सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, कैटोबार और एस्टोबार में। मैंने बहुत रफ वर्ड्स में आपको समझाया है क्योंकि अब इसकी टेक्निकलिटी आप समझने लगेंगे तो दिमाग में कई सारी चीज़ें आएंगी, कई सारी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि भाई मान लो पूछ लिया जाए कि कैटोबार, एस्टोबार, STOVL ये सब चीज़ें चर्चाओं में थी, बताइए क्या है। अब हम बिना पढ़े निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब हमें आइडिया तो है ना, इसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि एस्टोबार क्या है, इसमें स्काई जंप का इस्तेमाल किया जाता है और आज इंडिया भी इसका इस्तेमाल करता है। रशिया, चाइना में भी इसी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर में इसी प्रकार के प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, क्योंकि कैटोबार एक्सपेंसिव होता है, एस्टोबार थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो इसमें हम भारी एयरक्राफ्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, हल्के हल्के एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है और वो आराम से उड़ान भर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस के लिए भी रेलिवेंट है, एनवायरमेंट के लिए भी रेलिवेंट है। अब ये आर्टिकल मैं दोस्तों डिटेल से डिस्कस करूं उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर इसको अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात हो रही है सियानो बैक्टीरिया के बारे में। एक बैक्टीरिया न्यूज़ में आ चुका है, लेकिन न्यूज़ में आने के पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे रीज़न ये है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि एक म्यूटेंट बैक्टीरिया यानी सियानो बैक्टीरिया, ये एक इस प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं और चेंजेस होने के बाद में हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है जिससे क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर ये सियानो बैक्टीरिया चर्चाओं में है। नाउ क्वेश्चन यह है, आखिरकार ये कौन सा सियानो बैक्टीरिया है? इसका कोई नाम वगैरह दिया है या नहीं दिया है, या केवल म्यूटेंट वर्ड यूज़ कर दिया? म्यूटेंट मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद में हमको एक प्रकार का नया बैक्टीरिया मिला। सियानो बैक्टीरिया का ही कुछ नया वर्जन मिल चुका है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चोंकुस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? चोंकुस। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चोंकुस नाम की चीज़ चर्चाओं में थी, ये क्या है? तो ये सियानो बैक्टीरिया है। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर ये सियानो बैक्टीरिया है क्या? ये ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है दोस्तों, यानी हल्का ब्लू और ग्रीन कलर का जो काई होती है ना, एल्गाई, इस प्रकार की यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है। अगर आप पानी पे देखेंगे तो ऐसे, आपने कई बार नदियों में देखा होगा, पानी पे देखा होगा, इस तरीके का जो सियानो बैक्टीरिया है वो अपना पूरा रूप ले लेता है
है ना, और अपना पूरी तरह से इस ग्रीन कलर की काई से ढक देता है पानी को, तो उसको बोलते हैं हम लोग सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि सियानोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। देखिए, सियानोबैक्टीरिया हर प्रकार के पानी में देखने को मिल जाएगा। नेचुरली हर प्रकार के पानी में यह पाया जाता है। सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर, खारा पानी, चाहे वो सॉल्टी पानी हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो कैसा भी पानी हो, सभी प्रकार के पानी में यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये जो सियानोबैक्टीरिया होता है ना, ये कई बार सूर्य की किरणों का यूज़ करता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ही यहाँ पर इसको ताकत देती हैं कि अपना ये फूड बना सके, है ना, और अपना फूड ये खुद बना लेता है। और मैं आपको बताऊं, जब बात आती है थोड़ा गर्म की, थोड़ा वार्म रीजन है और पानी के अंदर में जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर सियानोबैक्टीरिया तेजी से ग्रो होता चले जाएगा। क्वेश्चन यह है, पानी में न्यूट्रिएंट आएगा कहाँ से? भाई, पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट जमा होता है, आपको पता है, क्योंकि ये काई जो है, ये जो एल्गाई होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लूम हो जाना, एल्गाई ब्लूम। अब जैसे यहाँ पे ये सियानोबैक्टीरिया है इस पानी के ऊपर जमा हुआ, ये हरे कलर का, तो उसको नाम दे दिया गया सियानोबैक्टीरिया ब्लूम। ये होता कैसे है? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ पोषण मिल रहा है इसमें, इस वजह से ये धीरे धीरे करके एल्गाई इतनी बढ़ गई। पोषण ना मिलता तो ये एल्गाई बढ़ती नहीं, इतना ज़्यादा पानी में फैलती नहीं। तो कहोगे ये पोषण पानी में आया कैसे? कई सारी जगह से आता है। जैसे हम खेती में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र फिर बहता बहता पानी में जाता है, तो उससे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सियानोबैक्टीरिया को, तो उससे भी ये ग्रो करता है। यानी सियानोबैक्टीरिया को ऑल ओवर चीज़ क्या है कि सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो उनको मिल जाती है, और जैसे ही न्यूट्रिएंट मिल गए वैसे ये ग्रो कर जाते हैं और सीधा पानी में फैल जाते हैं, जैसा ये पर्टिकुलर सिनेरियो आपको देखने को मिला। नाउ, अब यहाँ पर थोड़ा सा चोंकुस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा। ये जो सियानोबैक्टीरिया जिसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? इटली के वॉल्केनो आइलैंड में। अब दोस्तों, इटली का मैप एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है वो इटली, और इटली का जो वॉल्केनो आइलैंड है, क्योंकि इटली के पास बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनका एक छोटा सा ये आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, पास में ही है वॉल्केनो आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? इस टायरेनियन सी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोस्तों रिसेंटली यहीं पे ये चोंकुस डिस्कवर किया गया है, पाया गया है। क्लियर? अब जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर, ये सियानोबैक्टीरिया, आपने स्टार्टिंग में ये बोला कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज है टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। तो ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि दोस्तों, अब क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि हम बहुत सारा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सियानोबैक्टीरिया में एक खास बात यह है कि ये बहुत सारे कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत सारा कार्बन अपने अंदर ये सोख लेगा। जब कार्बन सोख लेगा तो फिर क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन हो नहीं रहा होगा, क्योंकि ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर सकता है। बस इतनी सी यहाँ पर जानकारी है। क्लियर हो गया ये भी? चलिए अगली खबर पर आते हैं। आज हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट लोकेशन चर्चाओं में है, दोनों को कवर करना बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे एक लोकेशन है जाम्बिया। चलिए मैं आपको इसी के साथ में ये भी बताऊंगा कि हम लोग मैप में किस तरीके से किसी पर्टिकुलर लोकेशंस को देख सकते हैं। तो जाम्बिया चर्चाओं में है। अब चर्चाओं में रहने के पीछे का रीज़न दोस्तों पहले ये सुनिएगा। खबर यह है कि हाल ही में इंडिया और जाम्बिया, भारत और जाम्बिया ने मिलकर जॉइंट परमानेंट कमीशन का जो छठा सेशन है वो अभी रिसेंटली रखा है। कहाँ पे? ल्यूसाका में। ल्यूसाका जाम्बिया की ही कैपिटल है। तो जाम्बिया दोस्तों एक अफ्रीकन कंट्री है, जैसे आपको इस मैप से दिख गया होगा। कई सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। जैसे जाम्बिया के ऊपर नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा तांजानिया है, बराबर में मालावी है, जिम्बाब्वे नीचे है, बोत्सवाना है, एंगोला है। ये सब कंट्रीज़ इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसके बगल में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा होगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, बताइए इस आइलैंड का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। अब जब बात होती है जाम्बिया की, तो जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है। जैसे आप देख पाओगे, यह है जाम्बिया, इसकी कैपिटल ल्यूसाका, चारों तरफ देश ही देश हैं। क्या कोई समुद्र से ये बाउंड्री को शेयर कर रहा है? नहीं। इस वजह से इसको लैंडलॉक कंट्री बोला गया। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे बीचों बीच अफ्रीका के इस वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। इस जाम्बिया के पास से जाम्बेजी नदी बहती है, यहीं से इस जाम्बिया को ये नाम मिल जाता है। अब जाम्बिया के आसपास कौन कौन से देश हैं दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया, इसके पास में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके नॉर्थ में जस्ट ऊपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये लिखा है ना ऊपर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक पूरी की पूरी इतनी बड़ी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। बगल में यहाँ पर तांजानिया भी है। ठीक है, तो तांजानिया जो है जाम्बिया से क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा जाम्बिया। और ये वाला कौन सा रीजन है दोस्तों? ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है
है ना। तो यहीं पे आपको ये तांजानिया देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वेस्ट में अंगोला है, नीचे साउथ में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये सब कंट्रीज इस तरीके से प्रेजेंट हैं। ठीक, क्लियर हो गया। वही यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन कर दिया गया है जो मैंने आपको बताया। हाँ, साउथ वेस्ट में थोड़ा सा नामीबिया भी है। अगर हम नामीबिया को देखना चाहें तो ये आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा बॉर्डर लगता है नामीबिया का, तो ये साउथ वेस्ट में आता है जाम्बिया के। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं। मोजाम्बिक भी इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। जितनी भी ये कंट्रीज प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मैप में, वो सब यहाँ पे जाम्बिया के साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमी के बारे में। तो जाम्बिया की जो मेनली अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है माइनिंग के ऊपर में। यहाँ पे खनन किया जाता है। खनन मतलब मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या चीज़ प्रेजेंट है? कॉपर। कॉपर का खनन सबसे ज़्यादा होता है जाम्बिया में। बहुत सारे जाम्बियंस दोस्तों एक भाषा इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बंतू। बंतू लैंग्वेजेस इनके माध्यम से बोली जाती है। और यहीं पर जाम्बेजी नदी प्रेजेंट है और जाम्बेजी नदी में विक्टोरिया फॉल प्रेजेंट है। जाम्बिया वो देश है दोस्तों जहाँ पे एक लेक प्रेजेंट है जिसका नाम है लेक करीबा। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए लेक करीबा कहाँ पर है? जाम्बिया में है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कैपिटल ल्यूसाका है जहाँ पे रिसेंटली ये भारत और जाम्बिया के बीच के इस जॉइंट मीटिंग को रखा गया था, इस वजह से ये चर्चाओं में है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट प्लेस पर आते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। अगेन ये भी अफ्रीका का ही पर्टिकुलर रीजन है जिसमें बात हो रही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अभी दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जाम्बिया के बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना, ये वो देश। अब ज़रा सुनिए, ये जो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो बगल में ऐसा एक पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा। एक सींग की तरह निकल रहा है ना इसका साइड, और सींग को हम क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का एक सींग है ये। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली ये चर्चाओं में है। पहले चर्चाओं में क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ने चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया। रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो ये 4 देश प्रेजेंट हैं, इन चारों देशों को मिला देंगे तो 65 मिलियन के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। भूखमरी इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर वहाँ पे जा चुकी है, इस वजह से ये चर्चाओं में है। नाउ अब इसका लोकेशन ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सींग सा शेप है। इसमें 4 देश आपको दिखाई पड़ेंगे। वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो एक है दोस्तों यहाँ पे सोमालिया, दूसरा यहाँ पर है इथियोपिया, तीसरा आपको देखने को मिल जाता है ऊपर एरिट्रिया, ये दिख रहा होगा, और चौथा है यहाँ पर जिबूटी। तो ये 4 देश से मिलकर पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसको याद रखिएगा। सर याद कैसे रखें? बहुत ही सिंपल है। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, और दूसरे ई से एरिट्रिया, और डी से हो गया जिबूटी। तो सीड करके याद रखिएगा। सीड से यहाँ पे चारों कंट्रीज नाम याद रखे जा सकते हैं। नाउ अब आगे की बात सुनिए। जो ये पूरा का पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये क्या करता है? सोमाली जो पेनिनसुला है और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये दोनों एक ही जगह पे यूज़ किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जूम करके आप देख रहे हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन सोमालिया का है। अब क्या होता है, ये सोमालिया का पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसी ज़मीन जो 3 जगह से समुद्र से घिरी हुई हो। तो ये सोमालिया का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है वो ये है, जो 3 जगह से इस तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको हम सोमालियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऊपर जो कंट्रीज आपको दिखाई पड़ रही हैं, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यमन है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला। ये भी एक ऐसी टेरिटरी है जो 3 जगह से समुद्र से घिरी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो सोमालियन पेनिनसुला है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और ऊपर अरेबियन पेनिनसुला है, ये दोनों के बीच में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इन दोनों को अलग करती है? तो छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। ध्यान रखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है? छोटा सा पानी का रास्ता जो 2 बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ रहा हो। वही सिमिलर सिनेरियो है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट कौन से 2 रीजन्स को जोड़ता है? ऊपर रेड सी है और नीचे गल्फ ऑफ एडन है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इनको जोड़ता है, लेकिन ध्यान रखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ऊपर अरेबियन पेनिनसुला को अलग भी करने का काम करता है। अगर ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट ना होता तो दोनों चिपके हुए रीजन्स होते। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। इसकी कोस्ट लाइन के बारे में डिस्कशन कर ही चुका हूँ कि भैया यहाँ पर रेड सी भी है, गल्फ ऑफ एडन भी है,
उसके अलावा ये अरेबियन सी पूरा देखने को मिल जाएगा बगल में, नीचे आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, ये सब समुद्र का एक्सेस इस पर्टिकुलर रीजन पे मिल जाता है। बाब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला बाब एल मंडेब स्ट्रेट से अलग होता है। तो ये रीजन चर्चाओं में था, रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। एट द लास्ट यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। वैसे तो मैंने डिटेल्स इसको द हिंदू के वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन वापस से न्यूज़ में आ गया तो मैंने सोचा चलो पढ़ा देते हैं, थोड़ा काम का है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हो गया, द हिंदू में भी पब्लिश हो गया, तो पढ़ लेते हैं, फटाफट रिविजन हो जाएगा हमारा। जब बात करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, एक ऐसी बॉडी है जो हमारे भारत में हेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने का काम करती है। हुआ एक्चुअली में ये है कि हाल ही में इस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि जो स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कुछ रेस्टोरेंट्स को फेवर कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे। तो कुछ को ज़बरदस्ती फेवर कर रहे हैं, तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये अड़चन डाल रहे हैं, क्योंकि अगर फेवर करेंगे किसी को, कुछ कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है, तो कंपटीशन वहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है, वो ज़्यादा ग्रो करेगा, बाकी कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कंपनी ही उनको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा इल्ज़ाम लगा, जिस वजह से यहाँ पर ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही न्यूज़ में आ गया। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सीसीआई के बारे में। तो पहला सवाल ये बनेगा कि बताइए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार की बॉडी है। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया, और वो एक्ट कौन सा है, वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसी के अंडर में दोस्तों कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को तैयार किया गया। इस बॉडी का मेन पर्पस है कि हेल्दी कंपटीशन में जितनी भी गलत प्रैक्टिस अपनाई जाती है उसको रोका जाए, और एक अच्छे कंपटीशन को मेंटेन करके रखा जाए मार्केट में, ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। क्योंकि अगर हेल्दी कंपटीशन होगा तो हर कोई यहाँ पे दुकान वाला एक अच्छा सर्विस देने की कोशिश करेगा अपने कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स उसके पास में ही बार बार जाते रहें। समझ रहे हैं इस बात को? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन पर्पस क्या है, जितने भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं इनको रोकना, और जो मर्जर्स वगैरह होती हैं कंपनी के बीच में, कोई आपस में मिल रही हैं, मर्जर्स वगैरह होते हैं, उनको रेगुलेट करने का भी ये काम करता है। अब आगे की बात सुनिए, इसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन होता है। ध्यान रखिए, ये एक बॉडी है स्टैचुरी बॉडी, तो इसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो कि इसको रन कर रहे होंगे। तो ये ना क्वासी जुडिशियल बॉडी का तरह ही काम करता है। कहने का मतलब है इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन। ध्यान रखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन होता है, एक तो होते हैं इसके सीपी यानी चेयरपर्सन, और 6 होते हैं इसके एडिशनल मेंबर्स। तो एक चेयरपर्सन हो गए, 6 एडिशनल मेंबर्स होगा, यानी टोटल 7 मेंबर्स होते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन सर ये मेंबर्स इसमें आते कैसे हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इन सभी 7 मेंबर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, केंद्र सरकार इनको अपॉइंट करती है। नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सिंपल सा यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स है, लेकिन क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से आपसे बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, अब बात कर ही रहे थे क्वेश्चन की, तो आज का सेशन हुआ हमारा समाप्त। कितना जल्दी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लिया दोस्तों। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, देखेंगे आपने कितना कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पहले मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस आपको दूंगा, इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। फिर एक साथ सब मैं सभी के आंसर्स आपको बताऊंगा, उसको रीमैच करना, चेक करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तैयार रहो आंसर देने के लिए। कमेंट सेक्शन को ओपन कर लो। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये भारत का पहला इंडिजीनियसली खुद से डिजाइन किया हुआ और मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा, जो आईएनएस विक्रांत है दोस्तों, ये एस्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मेथड का इस्तेमाल करता है अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर करने के लिए। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो कमेंट सेक्शन ओपन है ना, फटाफट लिख दो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सियानो बैक्टीरिया को लेकर है। सियानो बैक्टीरिया के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सियानो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल और केवल ठंडे पानी में पाए जाते हैं, कोल्ड वाटर्स में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो सियानो बैक्टीरिया है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दोस्तों, ये गर्म पानी में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बस इनको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट मिलेगा उसके हिसाब से ग्रो करते रहेंगे। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में।
इस सीसीआई को लेकर फिर से आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला बोलता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत तैयार किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं इनको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि देश के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो बताइए कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर आपके पास में अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूटी, एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया ये 4 कंट्रीज से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब बात होती है तो इस पर्टिकुलर हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला को बांटने के लिए, को सेपरेट करने के लिए बीच में से एक स्ट्रेट गुजरता है जिसका नाम है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर एक और सवाल है दोस्तों आपके सामने, वो है जाम्बिया को लेकर कि बताइए जाम्बिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि हमारे साउथ सेंट्रल अफ्रीका में सिचुएटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो जाम्बिया है दोस्तों इसके नॉर्थ में, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में तांजानिया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए होंगे कमेंट में। अब मैं एक एक करके पहले आंसर्स बता देता हूँ, अभी उसको पोस्ट मत करना, पहले मैं एक एक करके आंसर बता रहा हूँ, आप उसको चेक करना आपने सही कितने आंसर किए हैं। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है लिख देना, फिर नीचे थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देना कि इसमें से ये गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपके आंसर बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है INS विक्रांत के बारे में कि भाई दो स्टेटमेंट है कि हमारा ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, सही बात है। दूसरा, इसमें स्टोबार मेथड का यूज़ किया गया, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सियानो बैक्टीरिया को लेकर कि सियानो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जी, सही बात है। क्या ये केवल और केवल कोल्ड वाटर में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, तो इसमें इसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वाटर, आपसे क्वेश्चन में कोल्ड वाटर पूछा गया था कि ठंडे पानी में पाया जाता है ये, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। बट दूसरे वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उस एनवायरमेंट में लगातार ग्रो करता है जी, बिल्कुल ये सही है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कि दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत तैयार किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इसके जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतनी बड़ी बॉडी नहीं है। सीसीआई के जो मेंबर्स हैं दोस्तों इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, एक इसके चेयरपर्सन होते हैं और बाकी यहाँ पर 6 इसके एडिशनल मेंबर्स होते हैं, और इन 7 मेंबर को अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ना कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। पहला स्टेटमेंट बोलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज आती हैं जी, बिल्कुल, मैंने आपको याद भी करवाया था कि सीड से इन 4 कंट्रीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये भी मैंने आपको बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला को अलग करने वाला बीच में एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। दैट इज वाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया था जाम्बिया के बारे में कि बताइए जाम्बिया को लेकर दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला, जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि साउथ सेंट्रल अफ्रीका में प्रेजेंट है जी, सही बात है, बीचों बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सेंट्रल बेसिस पे। दूसरा, जाम्बिया के नॉर्थ में यानी जाम्बिया के ऊपर जो है ये तांजानिया है। नहीं, नॉर्थ में तांजानिया नहीं है, नॉर्थ में तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जिसके बारे में बात की थी। तांजानिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है, याद करो मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में है, तो दूसरा वाला गलत है बट पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दीजिए। उसके अलावा आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मेक श्योर करें वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करें, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ये वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।